चलिए हम लोग गायनेकोलॉजी का जो एफएमजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जल्दी से देखेंगे। ठीक है, 71 क्वेश्चन है, उसको आराम से देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द पोस्ट मेनोपॉजल औरतों में ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? सबको पता है एट्रोफी के कारण होता है कि नहीं? आंसर हो गया एट्रोफी। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज एट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, याद रखना है एट्रोफी सबसे मोस्ट कॉमन काउज होते हैं। ठीक ना, कैंसर काउजेज 10% ऑफ द पीएमबी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। ठीक है, तो सबसे मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग क्या होते हैं? आंसर आना चाहिए एट्रोफी। खत्म। ठीक है, एकदम तेजी से चलना है, 1 मिनट में लगभग 2 क्वेश्चन बनाना है अपने को। 24 साल की औरत है, ईआर में आई, फुली आउटसाइड सर्विक्स निकला हुआ है, सिस्टोसील के साथ आ रही है। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करते हैं बताइए? हम लोग जानते हैं ना कि कभी भी पेसरी टेम्पोररी रिलीफ इंडिकेशन में करते हैं, हम लोग रिंग पेसरी लगा देते हैं। जैसे ही प्रोलैप्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है ना, परप्यूरियम में, या यंग फीमेल होंगी जो बोले कि नहीं हमको सर्जरी नहीं करवाना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक इशियल स्पाइन के लेवल पे टेम्पररी क्योर के रूप में पेसरी लगाते हैं। ठीक ना, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो यंग फीमेल, यहाँ यंग फीमेल थी मेरा, यहाँ देखो कीवर्ड यहाँ मेरा ये है कि यंग फीमेल जो होंगी हु रिफ्यूजेस टू सर्जरी, वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती हैं। ठीक ना, या नहीं तो किसी तरह के सर्जरी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो। ठीक है, पुट एट द लेवल ऑफ इशियल स्पाइन, टेम्पररी क्योर शुड बी चेंज्ड एवरी 3 मंथ। जो ये आप टेम्पररी केयर कर रहे हैं वो 3-3 महीने पे चेंज करना है आपने। इफ फॉरगेटेन, अगर आप भूल गई तो बाद में वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला हो जाएगा, जो कि आपको पता ही होगा। 3 कॉटन स्वाब से उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है कि नहीं? 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए ये आपको दिख रहा है ना कि ये एक तरह का क्या है? वेसाइकोवेजाइनल, ये वेजाइना है। ठीक है, और वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला हो गया। आंसर क्या हो गया इसका? वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला। कैसे मैंने पकड़ा? देखिए यहाँ ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, ये यूट्रस है, यूट्रस के नीचे यहाँ सर्विक्स, यहाँ पे देख रहे हैं इंडो सर्विक्स खत्म हुआ तो उसके बाद वेजाइना शुरू हुआ ना, और पीछे ये है यूरिनरी ब्लैडर, दोनों में कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा इस वाले लाइन के थ्रू, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला। इसमें तो बहुत आसान था, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना अपने को। लेकिन एक बार देख लीजिए, ये ब्लैडर हो गया और ब्लैडर के बीच में यहाँ पे इक्टो सर्विक्स के नीचे अगर आ जाएगा तो इसको वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला बोलेंगे, कनेक्शन बिटवीन ब्लैडर एंड द वेजाइना। चौथा क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है ना? यस, उसका देखिए, ये तो बहुत आप पढ़ते ही बताते। कंप्लेन ऑफ इनफर्टिलिटी, एक कपल आया है, ठीक ना, उसमें बताया कि हस्बैंड को जी मेरे ये है कि गायनेकोमेस्टिया है और लंबे हैं। किधर जा रहा है? समझ में ना, क्लेनफेस्टर सिंड्रोम की ओर जा रहा है। इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है कि नहीं? अच्छा, इसमें कोई बच्चा बोलेगा कि क्लेनफेस्टर सिंड्रोम में क्या क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिजीज के रूप में क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी वाले में भी यही आता है। अगर पूछे कि टर्नर और क्लेनफेस्टर में क्या ज़्यादा होगा? क्लेनफेल्टर ज़्यादा होता है, टर्नर से याद रखेंगे। ठीक ना, ठीक है। उसके बाद अगर बालें क्या क्या होगा? गायनेकोमेस्टिया हो गया जी, हिप फीमेल लाइक हो जाएगा, है ना। मर्द में औरत वाली चाल थोड़ी सी आ जाएगी, है कि नहीं? बियर्ड नहीं होंगे, लॉन्ग लेग्स होंगे, लॉन्ग आर्म होंगे, टेस्टिकुलर एट्रोफी और इनफर्टिलिटी के रूप में, यही तो कपल लेके आया था जी, है कि नहीं? और क्या क्या है देखिए, सबको पता है कि इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी जो होते हैं बढ़ जाएंगी, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का चांसेस बढ़ जाता है, लेकिन रेमोटेड अर्थराइटिस, एसएलई, डीएम और हाशिमोटो का चांस बढ़ जाएगा। एक बार बॉडी अपने को मिलेगा। टर्नर में कोई बार बॉडी नहीं होता, इसमें एक बार बॉडी मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर एक लंबा आदमी गायनेकोमेस्टिया के साथ, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, खत्म। इतना ही जानना, तो इससे ज़्यादा कुछ जानना ही नहीं अपने को। ठीक है, एक पेशेंट आया है ब्रेस्ट कैंसर का लेकर के, टैमोक्सिफेन खा रही थी। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। अब बोल रही है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या? ब्लीडिंग पर वेजाइनम। अरे, ब्लीडिंग पर वेजाइनम हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है इसके मोस्ट कॉमन काउज क्या होंगे? इंडोमेट्रियल कैंसर। क्यों? क्योंकि टेमोक्सिफेन क्या होता है? SERM, ईस्ट्रोजेन जो रहता है क्या करता है? इंडोमेट्रियम पे प्लस इफेक्ट करता है। ठीक है, और इसके कारण क्या हो जाएगा? इंडोमेट्रियल कैंसर। देखिए, टेमोक्सिफेन रिस्क फैक्टर है इंडोमेट्रियल कैंसर के लिए। इफ ए वुमन आई के एबनॉर्मल ब्लीडिंग ले करके, तो सबसे पहले वी डू इंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं मैलिग्नेंसी देखने के लिए, याद रखें। ठीक है, टेमोक्सिफेन खाने वाली औरतें जब आएंगे एबनॉर्मल ब्यूटेनाइन ब्लीडिंग ले करके, तो मैलिग्नेंसी चेक करेंगे। रेलोक्सिफेन जबकि देखेंगे तो डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंडोमेट्रियल कैंसर, लेकिन ये हाई रिस्क करता है वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए एज कंपेयर टू टेमोक्सिफेन। ठीक है, टेमोक्सिफेन, और देखो 2 चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, इंडोसीए क्या आंसर हुआ? टेमोक्सिफेन ग्रेटर रेलोक्सिफेन। इजी। अच्छा, मैं पूछूं अगर वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म
तो क्या बोलेंगे, रेलोक्सीफेन ग्रेटर देन टैमोक्सिफेन। क्लियर, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन में आते हैं भाई, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये क्या है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं बेसिकली इसे हम लोग क्या बोलते हैं, HSG कैनुला, या इसका नाम क्या होता है, लीच विल्किंसंस कैनुला, है कि नहीं। अब लीच विल्किंसंस कैनुला कहाँ यूज करते हैं, सबको पता है, HSG के लिए यूज करते हैं दोस्तों, है कि नहीं। HSG कौन आंसर है, खत्म कहानी हो गया, और इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। चलिए इधर आ जाते हैं, ये HSG के लिए जो कैनुला यूज करते हैं लीच विल्किंसंस कैनुला बोलते हैं, ठीक है भैया। HSG करते कब है, HSG, ठीक है, HSG कब करते हैं ये अगर पूछा जाएगा तो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करेंगे पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि D15 से D5 से D11 तक, मोस्ट कॉमनली D3 याद कर लेते हैं, मैं पूछूंगा, ठीक है। प्रेगनेंसी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू HSG। अरे मेरे भाई, प्रेगनेंसी में क्यों करोगे, नहीं ना करेंगे। ये तो बेसिकली आप पढ़ेंगे तो इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस के लिए, स्क्रीनिंग के लिए वगैरह करते हैं कि क्यों। अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, बढ़ाओगे क्या, फैलाओगे क्या, एक्टिव ब्लीडिंग, बाप रे बाप, पूरा हो जाएगा। डाई एलर्जी नहीं करे, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे बड़ा हिंट यहाँ पे है, बीच में जो लेग्स जैसे बन जा रहे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि एडहेजन को बता रहा है। ये क्या हो गया, एडहेजन हो गया। अब एडहेजन के साथ कुछ हिस्ट्री दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं। एडहेजन दिया हुआ है तो यूनिकॉर्नुएट में एक जगह ऐसे करके ना आएगा। सेप्टेट में तो एंगल देखना होगा, सबको पता है एंगल 60 से कम वाले को सेप्टेट बोलते हैं। एशरमैन, यस, एशरमैन आंसर है इसका, ठीक है। एशरमैन क्यों होगा, क्योंकि इसमें आप सबको पता है कि एशरमैन में क्या होता है, इरेगुलर फीलिंग डिफेक्ट के साथ आता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसको क्या करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी, ठीक ना। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ये एमेनोरिया के साथ आता है, ग्रेटर देन हाइपोएमेनोरिया। और प्रेजेंट कैसे करता है, इनफर्टिलिटी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के रूप में, डिस्मेनोरिया के रूप में। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, देखो हिस्ट्रोस्कोपी मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है, ट्रीटमेंट भी दोनों होता है, ठीक है। एडेनोलाइसिस, हाई डोजेज ऑफ ईस्ट्रोजन दे देंगे ताकि फिर से चिपके नहीं, और या नहीं तो दोनों के बीच में फोलिज कैथेटर पीडियाट्रिक वाला दे देंगे ताकि वो आपस में चिपके नहीं, क्योंकि वो जैसे कि गोंद जैसा ग्लू इफेक्ट है उसको हटाने के लिए एस्ट्रोजन यूज कर लिए, दोनों आपस में चिपके नहीं, दोनों को सेपरेट करने के लिए फिजिकली फोलिज कैथेटर यूज कर दिए, और दोनों को जो चिपका हुआ था उसको तोड़ने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी, एडेनोलाइसिस। आगे चलते हैं, जल्दी चलते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा 8 सेंटीमीटर वाले इंडोमेट्रियल सिस्ट का। इंडोमेट्रियल सिस्ट का सबको पता है कि इलाज क्या होता है, सिस्टेक्टमी होते हैं, ठीक ना। सिस्टेक्टमी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टेक्टमी होते हैं, ठीक है। सिस्टेक्टमी से हम लोग सिस्ट को काट देते हैं, खत्म कहानी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ग्राउंड क्लास अपीयरेंस अपने को मिल रहा है, सो इसीलिए वो चॉकलेट सिस्ट है, इंडोमेट्रोसिस वाला, ठीक है। क्योंकि साइज इसका देखा जाए, सिंस द साइज गिवन हियर इज ओनली 8 सेंटीमीटर, सो द ट्रीटमेंट इज सिस्टेक्टोमी, ठीक है। सिस्टेक्टमी कर दी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा ही है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, ठीक ना, काट दो। इंडोमेट्रॉइड सिस्ट मीन सीवियर इंडोमेट्रोसिस, ठीक है। सीवियर इंडो जब हो जाए, जब वोमेन को उसके कारण इनफर्टिलिटी होगा, कभी भी आंसर सिस्टेक्टोमी नहीं करना, IVF करना। अब करने से कोई फायदा भी नहीं है, ठीक ना। अब काट के क्या करोगे, जब चिड़िया चुग गई, खेत वाली बात हो गई, तो IVF आंसर मारेंगे। रूटीन रिमूवल बिफोर IVF इज नॉट डन, झूठ मूठ का नहीं निकालते हैं बिफोर IVF, ठीक है। समझ में आ गया। अगर बोलिए कि सीवियर इंडो हो गया, इंडोमेट्रॉइड सिस्ट अगर दे देता यही इंडोमेट्रियल सिस्ट की जगह, तो हम आंसर IVF मारते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में आपको IVF भी देता है। अगला चलते हैं, देर नहीं करना है। व्हाट विल द कंटेंट इन द कॉन्ट्रासेप्शन, कौन कॉन्ट्रासेप्शन, टुडे। टुडे तो आपको पता ही है क्या होता है, टुडे इज आप बताइए क्या होता है। टुडे गोल तरह का रहता है, ऐसे इसमें फीता लगा हुआ आपको एक देगा, ठीक ना। और इसके साथ साथ क्या रहता है, स्पर्मिसाइडल क्रीम रहते हैं, क्या यही तो आंसर है यार। नोनोजाइलो 9 ये बड़ा अच्छा रहता है, क्वाइटस के पहले इसको आप लगा लीजिए, ठीक ना। जैसे ही वेट होगा, जैसे ही ये जो कप रहते हैं बीच में वो वेट होगा ना, जैसे ही वेट होगा इसमें जो ये कंपाउंड है ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ऐसा आंसर क्या हो गया इसका, A। खत्म कहानी, दिमाग ही नहीं लगाना दोस्त अपने को। देखिए ये ऐसा, देखिए बोले थे मैं, ऐसा दिया हुआ रहेगा, फीता टाइप का रहता है, इसमें लगाया हुआ ये कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज होते हैं, और इसमें स्पर्मिसाइड्स के रूप में नोनोजाइलोन रहते हैं, जो कि नॉन हार्मोनल रहते हैं, वेट होने पे एक्टिवेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, देर नहीं करना। 34 साल की वुमन आ गई, अच्छा क्यों भाई, 6 वीक ऑफ डिलीवरी हो गया था, 6 वीक ऑफ डिलीवरी पे आई है, ठीक है, ओके। सी वांट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द ईयर्स, बहुत दिनों, सालों के लिए चाहिए, कितने साल के लिए, ओके 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 ओके, नेक्स्ट 3 के लिए। अब नेक्स्ट 3 के लिए बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, कि बेस्ट अब 3 सालों के लिए छुटकारा चाहती है बेचारी, क्या दिया जाए। सबसे अच्छा क्या होगा, कॉपर टी दे दो इसको, ठीक ना, कॉपर टी दे दो। अच्छा OCD क्यों नहीं,
या ओसीपीज क्यों नहीं, क्योंकि हरदम लेना होगा, डेली लेना होगा। इंजेक्टेबल्स क्यों नहीं, हर एक 3 महीने पे लेना होगा। नथिंग बिसाइड्स लैक्टेशन एमेनोरिया, पगला गए हो क्या, जब 3 सालों के लिए लैक्टेशनल एमेनोरिया से छुटकारा पालोगे, नहीं। कॉपर टी इज द करेक्ट आंसर। खत्म कहानी। कॉपर टी में एक चीज याद रखिए, द लेडी प्रेजेंट एट द 6th वीक एंड नीड कॉन्ट्रासेप्शन फॉर लॉन्ग टर्म, सो नेक्स्ट में कॉपर टी आएगा। आप जाने ये कॉपर टी कौन सा वाला, जल्दी बताइए। 380A वाला है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कि ऐसे आंसर दिया क्योंकि इसके आम पे भी है, ठीक है ना। इन नॉन लैक्टेटिंग वोमेन कॉन्ट्रासेप्शन इज स्टार्टेड एट 3 वीक्स, है कि नहीं। 3 वीक से पहले क्यों नहीं देते हैं, कहते हैं आंसर क्या है कि उसमें बहुत थ्रोम्बोसिस का चांस रहता है। लैक्टेटिंग वाले में थोड़ा रुक जाते हैं, स्टार्टेड एट द 3 मंथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देर नहीं करना है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गए जी। प्राइमी ग्रेविडा एक है थी, वो बर्थ दी एक मेल चाइल्ड को विदाउट एनी, कोई डिजीज ही नहीं था जी उसको, प्यारा बच्चा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रही है कि सर कितने समय में बाद दूध पिला ले, एज सुन एज पॉसिबल, नहीं तो 1 घंटा के तो अंदर जरूर, विद इन 1 आवर, ठीक ना। देर नहीं करते हैं, कैसे भी सरकार प्रचार भी करती है इसके, माँ का गाढ़ा उजला दूध, है ना, जन्म के तुरंत बाद पिलाएं। विद इन 1 आवर एज पर WHO गाइडलाइन ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन लेबर, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी। मोड ऑफ, अच्छा क्वेश्चन में बुड़बक बनाने के लिए क्या देगा, ठीक ना, कि एक बच्चा हुआ है प्राइमरी ग्रेविडा विदाउट एनी इशू बाय सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन, तब क्या करेंगे, आंसर यही रहेगा, विद इन 1 आवर ही रहेगा, ठीक है। याद रखें, इरिस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी ऑलवेज वी हैव टू आंसर विद इन 1 आवर। खत्म कहानी, हम कुछ सुनेंगे ही नहीं। वेंटूज का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, बताइए, एक बात बताइए हमको जल्दी से, कि वेंटूज है, वेंटूज का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। वेंटूज लगाओगे सर पे, ठीक ना, अब बच्चा मान लो प्री मैच्योरली है तो लगेगा, फिट भी नहीं होगा, प्री मैच्योर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। फीटल डिस्ट्रेस, हाँ जल्दी तो निकालना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो 3 इडियट वाला सीन याद करिए। वेंटूज का मतलब क्या होता है, वैक्यूम बेस्ड, ठीक ना। 3 इडियट में वो आपको पता होगा ना, बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा था, जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है। मैटरनल एग्जॉशन, हाँ वो औरत जो थी थक रही थी बेचारी, उसकी बहन, है कि नहीं, तो माँ थक रही थी, बच्चे डिस्ट्रेस में जा रहे थे और बच्चा प्री मैच्योर नहीं था, अच्छा था। प्री मैच्योर में कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। और कब नहीं करोगे भाई, CPD में रहेगा तो नहीं करेंगे, है कि नहीं, या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस रहेगा तो नहीं करेंगे, सबको पता, इसमें हम बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, है कि नहीं। देखिए वेंटूज में क्या रहता है, सबको पता है, वेंटूज एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है प्री मैच्योरिटी, स्पेशली प्रेगनेंसी लेस देन 34 वीक से पहले आ जाए तो, ठीक है ना। वेंटूज का ही दूसरा नाम वैक्यूम होता है कि नहीं, जो हम लोग 3 डेट्स में देखे थे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होगा, बोथ फोर्सेप्स एंड वैक्यूम के लिए देखते हैं जी। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो जाए, CPD हो जाए, कोगुलोपैथी इन द फीटस हो जाए, अगर माथा में जल्दी से गलती से भी कोई फीटल ये हो गया, ब्लीडिंग डायस्थेसिस, तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि पहले से ही बीमारियां हैं। बोन रिलेटेड डिसऑर्डर, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बताइए कौन से कोलाजेन में दिक्कत के कारण होता है, कोलाजेन 1 में। कोलाजेन 1 में दिक्कत के कारण ऑस्टियोजेनेसिस पर लगाएंगे, बस सारा जो बोन जो है स्कल वाला चकनाचूर हो जाएगा। HIV में लगाते हैं क्या, HIV में तो अवॉइड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी प्लीज। इंटैक्ट मेम्ब्रेन में नहीं भाई, उसको फटने तो दो यार। अनइंगेज्ड हेड, कहाँ ऊपर ही अभी बेचैन हो रहे हो, रुक तो जाओ, स्टेशन नीचे तो आने दो। ब्रीच एंड फेस प्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं, +2 स्टेशन पे ही लगाना सही रहेगा। ब्रीच एंड फेस प्रेजेंटेशन में, अरे मुंह पे लगा दोगे क्या, नहीं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर वैक्यूम जरूर हो सकता है बट नॉट फॉर द फोर्सेप्स। हाँ मुंह भी आएगा तो मुंह के अगल बगल हम पकड़ के, जैसे मान लीजिए लड़के का मुंह दिख रहा है हमको, ठीक ना, तो यहाँ पे एक फोर्सेप्स लगाएंगे, यहाँ पर बस लगाएंगे, निकाल लेंगे, ठीक ना। लेकिन वैक्यूम नहीं, वैक्यूम को तो चिपकना होगा, यहाँ लगाना होगा, मुंह कान बेचारे का खराब हो जाएगा। अगला चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देर हो रहे हैं थोड़ा सा। लेडी प्रेजेंटेड विद द फ्रॉथी डिस्चार्ज, कुछ बोलने की जरूरत है कि चले आगे। सलाइन माइक्रोस्कोपी पे मोटिलिटी दिख रही है, खत्म कहानी। ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, इसमें तो करना ही कुछ नहीं है दोस्त, है कि नहीं। ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस में करना क्या है, आप ये पूछा जाता है कि पीएच क्या होगा। पीएच सिर्फ 1 में कम रहता है, अगर आपको याद होगा 4 या 4 से भी कम रहता है, किसमें, कर्डी डिस्चार्ज वाले कैंडिडा में। कैंडिडा से कर्डी डिस्चार्ज, दही खट्टे हैं, कितने खट्टे हैं, उसका पीएच 4 से भी कम है, ठीक है। डिस्पेरेनुइया आएगा, इसमें स्ट्रॉबेरी सर्विक्स की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ग्रीन और येलो डिस्चार्ज, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, सलाइन माइक्रोस्कोपी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, हम पूछेंगे क्वेश्चन। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये काला काला क्या है जी, लीनिया नाइगरा, नॉट अल्बा। अल्बा माने उजला होता है, वाइट होता है, नाइगरा मतलब क्या होता है, ब्लैक। आंसर क्या हो गया इसका, लीनिया नाइगेरा। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है जी। लीनिया नाइगरा जो होते हैं, क्या होते हैं, काले काले जो बीच में रेखाएं बन जाती हैं। ऑल फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द प्रेगनेंसी जो होते हैं E+P के कारण ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन P के कारण। एक्सेप्शनल विद द सिंगल बेस्ट आंसर एज एस्ट्रोजन।
सिंगल बेस्ट आंसर एस्ट्रोजन के कारण अगर लिखना होगा तो एस्ट्रोजन लिखेंगे, ठीक ना। ऐसे हम लिखेंगे ई प्लस पी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन पी, समझ में आया। अगर ऑप्शन में 3 ऑप्शन रहे ई प्लस पी तो ई प्लस पी के साथ जाएंगे, अगर ई और पी रहे तो ई जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ई स्टिमुलेट द मेलानोसाइट एंड काउजेज दिस पिगमेंटरी चेंजेस, है ना। और वही होते हैं, टीबीजी बढ़ जाता है अपने को, है कि नहीं। ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस का भी कारण यही रहता है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन का भी कारण यही रहता है, और स्पाइडर निवे का भी कारण यही रहता है, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत हो गया? नहीं हो गया। आगे चलते हैं एडेनेक्सल मास में। अरे रे, इधर क्यों दिक्कत हो रहा है? मास इन द यूट्रस विद द हाइपरप्लेजिया हो गया है, ठीक है। एडेनेक्सल मास के साथ अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हम ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि हाइपरप्लेजिया है का मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इंडोमेट्रियल कैंसर चल रहा है, ठीक है। और एडेनेक्सल मास के रूप में है तो मैं ग्रेनुलोसा सोल जैसा कुछ सोचूंगा, मेटास्टेसिस फ्रॉम द इंडोमेट्रियल कैंसर। नहीं हो सकता है। यस यही है, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर प्लस इंडोमेट्रियल कैंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी आंसर है इसका, देख लीजिए आप। ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर आर एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। देखो कैसे क्लियर हो रहा है। ग्रेनुलोसा सेल एस्ट्रोजन निकाला, एस्ट्रोजन के कारण क्या होगा, हाइपरप्लेजिया हो गया, या यूँ बोले कि यही आगे चल के इंडोमेट्रियल का कैंसर बना रहा है। कितना सिंपल है जी, है कि नहीं। सो दे प्रेजेंट विद एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग इन द पेरीमेनोपॉजल वुमेन। कितना सिंपल है। पेरीमेनोपॉजल में यही, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल एस्ट्रोजन बनाता है, इसके कारण क्या होगा, ग्रेनुलोसा सेल एस्ट्रोजन के कारण हाइपरप्लेजिया इंडोमेट्रियल कैंसर, और उसके कारण फिर यूटेराइन ब्लीडिंग होगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। दे कैन बी ऑल्सो काउज इंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया और इंडोमेट्रियल कैंसर। ये हाइपोप्लेजिया तो नहीं होना चाहिए, हाइपरप्लेजिया लिखना होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, हाइपर, ठीक है। इफ पेशेंट्स हैज ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर सी हैज टू ऑल्सो अंडरगो इंडोमेट्रियल सैम्पलिंग। यस, क्यों, इन द सर्च ऑफ हाइपरप्लेजिया, कैंसर तो नहीं है, हम देखेंगे ना भैया। दे आर मोस्ट कॉमन इन द पेरीमेनोपॉजल वुमन, यस, बट इफ दे अकर इन द यंगर फीमेल दे काउजेज प्रिकोसियस प्यूबर्टी। अगर ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर पेरीमेनोपॉजल में तो ब्लीडिंग लेके आएगा, यंगर फीमेल में प्रिकोसियस प्यूबर्टी लेके आएगा। अगर क्वेश्चन पूछता इफ इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड यंग गर्ल विद प्रिकोसियस प्यूबर्टी विच ओवेरियन ट्यूमर, मेरा यही आंसर हो जाता है कि नहीं, जर्म सेल ट्यूमर, मोन कॉमन, ठीक है, याद होगा आपको। अच्छा, ये बताने की जरूरत है क्या, ये मैं बताऊं क्या, है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सा सब लग रहा है कि गोल गोल है, ग्लोबुलर है, बड़ा अच्छा खासा जगह भी है, ये गायनेक्वाइड के साथ जा रहा है, ये गायनेक्वाइड आंसर है जी इसका, ठीक ना। याद रखें, ये ग्रीन वालों पे नहीं जाएं, ग्रीन वाले पे नहीं जाएं, ग्रीन वाले मेरे द्वारा मारा गया था, ठीक है। आंसर है गायनेक्वाइड, जो आंसर मैं मारूंगा वही होगा आंसर, ठीक ना। गायनेक्वाइड में क्या होता है, एपी ओवल बराबर एंड, देखिए समझिए बात को, इसमें क्या क्या होता है, गायनेक्वाइड में क्या होता है, एपी ओवल एंथ्रोपॉइड बोलते हैं। फेस टू प्यूब्स प्रेजेंटेशन के साथ यही आता है कि नहीं। ट्रांसवर्स ओवल में देखेंगे तो प्लेटिपॉइड, समझे बात को, बराबर होता है। आपको नहीं दिख रहा है कि ए पी ज़्यादा डायमीटर है, ठीक है, ट्रांसवर्स ज़्यादा है, प्लेटिपॉइड के साथ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है जो हम बता रहे, फेस प्रेजेंटेशन बताओ, एंथ्रोपॉइड, ठीक है। फेस टू सॉरी मैंने गलती बोल दिया, फेस टू प्यूब्स प्रेजेंटेशन एंथ्रोपॉइड, फेस और ब्रो प्रेजेंटेशन प्लेटिपॉइड, ठीक है, जिसको कि ट्रांसवर्स ओवर भी बोलते हैं। और ये अगर पूरा गोबुलर है सब जगह, माने एपी बराबर ट्रांसवर्स डायमीटर, तो ये कौन सा होगा, गायनेक्वाइड हो जाएगा। और दिल लेके दिल दर्दे दिल कह गए रहेगा तो एंड्रॉइड हो जाएगा, ठीक है, दिल से पेड एंड्रॉइड में क्या हम लोग पढ़ते थे, दोनों वाले कन्वर्स करती हैं, है ना, आपस में दोनों जो बाल होती हैं कन्वर्स करते हैं, हम लोग पढ़े। तो जल्दी देखो, हम लोग 1.5 मिनट लेट हैं जी अपने से। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स 1B इन द 50-year-old फीमेल में क्या होना चाहिए, सबको पता है, टाइप 3 हिस्टेक्टमी होते हैं। यस, टाइप 3 हिस्टेक्टमी होता है। कैसे कैसे आप लोग समझते हैं, इफ इट इज 1B1 और 1B2 और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज सर्जरी, रेडिकल हिस्टेक्टमी मारते हैं अलॉन्ग विद द पेल्विक लिम्फ नोड्स निकाल करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1B में यही तो होता है, सर्विक्स 1B और 1B2 कुछ भी रहेगा तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज सर्जरी, ठीक ना, रेडिकल हिस्टेक्टमी मार देते हैं, पेल्विक लिम्फ नोड निकाल देते हैं। अच्छा, स्टेज 1A1 पहले का रहेगा और बोलेगा कि मेरा सर फैमिली कंप्लीट है सर, तो आप उसमें हिस्टेक्टमी कर देंगे। और इसमें क्योंकि 1A1 है, बहुत ज़्यादा नहीं फैला, तो पेल्विक लिम्फ नोड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है विदाउट। अगर बोले सर मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं है तो क्या करते हैं, कोनाइजेशन करते हैं, सबको पता है कि नहीं। 1A2 में 1A2 अगर 1A2 है, थोड़ा फैला है, तो टाइप 2 हिस्टेक्टमी करते हैं, ठीक है। अगर फैमिली कंप्लीट है तो पेल्विक नोड के साथ निकाल देते हैं, नॉट कंप्लीट रेडिकल ट्रैचेलेक्टमी नहीं करते हैं। ट्रैचेलेक्टमी का मतलब क्या होता है, CX का, मैंने सर्विक्स का कटना,
चलिए इसको अगर हम समराइज करें तो क्या करेंगे, 1B1 और 1B2 में क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बस एक चीज़ याद रखना बच्चे अपने को, सर्जरी करते हैं रेडिकल हिस्टेक्टमी, मतलब कि टाइप 3, इसका टाइप 3 होता है, नाम ये बताना नहीं चाहिए हमें, टाइप 3 होता है, ठीक है, खत्म कहानी, और लिम्फ नोड भी निकालना है जी। A1 में अगर फैमिली कंप्लीट है तो हिस्टेक्टमी कर दो, लेकिन पेल्विक लिम्फ नोड मत निकालना, इसको टाइप 1 बोलते हैं, ठीक है। 1B2 में अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हो फिर तो कोनाइजेशन कर देंगे, खत्म कहानी। अच्छा 1A2 में टाइप 2 हिस्टेक्टमी करते हैं अगर फैमिली कंप्लीट है तो, जिसमें कि पेल्विक लिम्फ नोड निकालने की जरूरत पड़ती है। नोट कंप्लीट रेडिकल ये वाला नहीं करते हैं, अपना पहला वाला नहीं करते हैं, ठीक है। एलेट सर्ज इज ड्यू टू, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए एलेट सर्ज क्यों होता है, एलेट सर्ज के लिए कौन जिम्मेदार होता है हम लोग में सबको पता है, एस्ट्राडायोल, ठीक है। एस्ट्राडायोल जो रहता है, हम लोग पढ़ते हैं कि E1 और E2 और E3 कब कब निकलते हैं, देखिए मैंने कैसे याद किया, ठीक है। अकेली बूढ़ी औरत पेरीमेनोपॉजल में, या मान लीजिए मेनोपॉजल, E2 मियाँ और बीबी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, E3 का मतलब मियाँ बीबी और बच्चे, प्रेगनेंसी में E3, सिंपल एज दैट, कभी नहीं भूलेंगे। पोटेंसी का अगर ऑर्डर बताएं तो बताइए, पोटेंसी का मतलब इस्ट्रोजन, इस्ट्रो का मतलब इस्ट्रोजन जो होता है सेक्स हार्मोन है। अब आप खुद एक बार दिमाग लगाएं और समझें कि किसमें ज़्यादा सेक्स की चाहत होगी, एक बार सोचें, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, प्रेगनेंसी में, इस ओल्ड एज में, सबको पता है E2 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E3, आप खुद अब एक बार सोचें और मैंने जो बताया बोला उसको एक बार देख के देखें, ठीक है। तो एलेट सर्ज क्यों आता है, उसके लिए क्या होता है, एस्ट्राडायोल फीडबैक देता है, सिंपल एज दैट। एस्ट्राडायोल जो होते हैं, एस्ट्राडायोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करिए, मेंसेस चल रहा है, ठीक है। एस्ट्राडायोल जो होते हैं हाई लेवल, मिनिमम रिक्वायरमेंट 200 पिकोग्राम अगर 48 घंटे के लिए रहेगा ना, तब वो एलेट सर्ज करवा देगा। एलेट सर्ज होना और ओव्यूलेशन के बीच में कितने घंटे का देर रहता है, 36 घंटे का। एलेट सर्ज का मतलब समझते हैं, सर्ज का मतलब चढ़ना और पीक का मतलब यहाँ, पीक से ओव्यूलेशन के बीच में 12 घंटे, एलेट सर्ज से लेकर के ओव्यूलेशन के बीच में 36 घंटे रहते हैं, ये मैं पूछूंगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं सिंपल सा 2 पीक बनता है जी, अगर मैं देखूं ये 2 पीक बनाता है, एक यहाँ पीक और यहाँ एक पीक बनाता है, ठीक है। FSH का 2 पीक, क्यों 2 पीक बता सकते हैं, सबसे पहले एक फॉलिकल का चयन, दूसरा फॉलिकल का फटना, ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा इसमें फेजेस की बात कर रहे हैं, इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ल्यूटियल का मतलब ल्यूटिनाइजेशन का मतलब प्रेगनेंसी के लिए रेडी करना, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लेडी आई मेरे पास, हिस्ट्री ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन, ये तो बोलना ही नहीं है, लोअर एब्डोमिनल पेन सुनते ही मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ क्लिक कर रहा है, क्या, PID, है ना। और वो बोल रही है कि सर मुझे रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो रहा, दिक्कत हो रहा है सर, लेप्रोस्कोपी किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस PID में क्या होता है, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी ही तो करते हैं, तो दिखा कि उसका जो पस है फीमरेल एंड से पूरा टपक टुट करके गिर रहा है। क्या होगा आंसर, इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में 5-6 मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का इटियोलॉजी क्या है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, किसमें होगा, सोच रहे हैं आप खुद, एडोलसेंट्स गर्ल, है ना, बम्बल टिंडर। आगे चलते हैं, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होगा, क्लेमाइडिया। ओवरऑल क्लेमाइडिया जो रहता है बड़ा शांत सा, चुपचाप सा चला जाता है, बहुत ज़्यादा एसिम्टोमेटिक जैसा रहता है, ठीक ना, इसीलिए ट्रीटमेंट लेने में बहुत दिक्कत हो जाते हैं, और ट्रीटमेंट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसके कारण कॉम्प्लिकेशंस के रूप में क्या आएगा, इन्फर्टिलिटी और इक्टोपिक्स आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि नहीं मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडिया नहीं कब कब होता है, तो याद रखना है कि अगर इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगाने वाली है तो एक्टिनोमाइसिस में क्वेश्चन ही पूछता है कि अगर एक लेडी थी IUD लगवाई थी, उसको अभी PID हो गया और PID में ऑर्गेनिज्म फाइंड हुआ है एक्टिनोमाइसिस, क्या करना चाहिए, जल्दी से निकालो, रिमूवल, ठीक है, रिमूवल तुरंत करना है अपने को, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल में क्यों हो रहा है, देखिए पोस्ट मेनोपॉजल में आप समझें तो पोस्ट मेनोपॉजल में आप सोच रहे हैं कोई पोस्ट मेनोपॉजल औरत इधर से तो फैलेगा नहीं, ठीक है ना, नहीं फैला था, किधर से फैला, बेसिकली देखिए बूढ़ी औरतों में है ना, ई कोलाई से आप समझ रहे होंगे कि ये कोलाई है, यानी कि कोलोन का ये बैक्टीरिया है, तो कोलोन का बैक्टीरिया आप एक बार सोच के देखें, मैं फिगर बनाता हूँ आप समझ पाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है। जब डिफिकेशन होता है, डिफिकेशन हुआ तो यही वाला जो बैक्टीरिया ई कोलाई निकलता है और यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। इसीलिए ई कोलाई पोस्ट मेनोपॉजल में सेक्स रूट नहीं होता है, ठीक है, ये कोलोन और कोलाई जो है वो घुस जाता है। वर्जिन गर्ल में सेक्स तो हुआ नहीं तो कहाँ से हो गया, TB से फैलेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करेंगे इसके लिए जी, लेप्रोस्कोपिक करेंगे हम लोग, देखते हैं कि कितना चीज़ खराब कर दिया है, लेप्रोस्कोपिक प्रोग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी करना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोयर मिसल्स स्कोर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अकाउंट में नहीं आता है जी, कि और कौन सा ऑर्गेनिज्म किया वो नहीं हम लोग लेते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इनफर्टिलिटी ग्रेटर देन
इक्टोपिक। पीपल का यूज कहाँ करते हैं? इतना सारा ई है, मैंने कैसे याद किया था? ई इतना सारा ई, इंडोमेट्रियल बायोप्सी। इंडोमेट्रियल बायोप्सी में हम लोग पीपल यूज करते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल कोई ब्लीडिंग लेके आएगी, ठीक ना, कि सर मेरा तो मेंसेस खत्म हो गया लेकिन अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है, तो अगर इंडोमेट्रियल थिकनेस हम देखते हैं 4 mm से ज़्यादा है ना, तो हमको इंडोमेट्रियल सैंपलिंग करने की इच्छा होती है ताकि हम रूल आउट कर सके बाकी हाइड्रोपल्प्लेजिया और कैंसर वगैरह, ठीक है। तो इसमें बायोप्सी करते हैं और कार्बन कैनुला से करते हैं, ठीक ना, जिसमें कि पीपल यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करते हैं? इंडोमेट्रियल सैंपलिंग कब? 4 mm से ज़्यादा। 4 mm से ज़्यादा में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज इंडोमेट्रियल सैंपलिंग एंड वी यूज PPIP EEEEEL। और ई से याद आएगा मेरा बात इंडोमेट्रियल बायोप्सी, अभी नहीं, एग्जाम में याद आएगा मेरा बात, मेरी बात एग्जाम में याद आती है, ठीक है। देखिए ड्रिलिंग हो रहा है ओवरी में, क्यों? ओवरी में बहुत सारे जो फॉलिकल थे ना लड़ाई कर रहे हैं कि हम डोमिनेंट होंगे, हम डोमिनेंट होंगे, और सब थोड़ा डोमिनेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो है दुनिया भर का जो डोमिनेंसी तुम कर रहे हो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले में, काहे इतना लड़ रहे हो दोस्त? तुम्हारा आंसर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ही है। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग हम लोग कहाँ करते हैं? PCOS में करते हैं, ठीक है, सबको पता है PCOS में करते हैं। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग जो रहता है ना, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है, ठीक है, सेकेंड लेकिन अदर कोई सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? यस, गोनाडोट्रोपिन हो सकता है। और इवन अगर हमको दोनों में अरेंज करना हो तो गोनाडोट्रोपिन ओवेरियन ड्रिलिंग से ऊपर रखेंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या है सर? फर्स्ट लाइन हम लोग क्या करते हैं? ओवेरियन का इंडक्शन करते हैं। लेट्रोजोल यूज करते हैं, सबको पता है, क्लोमिफेन सिट्रेट से ज़्यादा लेट्रोजोल के कारण देखिए ए हायर बर्थ रेट होता है, ये सेफ है, दूसरा मोनोफॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाता है, ठीक ना। एक समय में सिर्फ एक ही फॉलिकुलर का चयन करवाने वाले राजा का नाम मेरा क्या है? ठीक है, समझ में आ गया। कॉपर T380 का हाफ लाइफ कितना होता है? अरे भाई कॉपर T380 तो सबको पता याद होगा, अगर 10 साल तक चलता है, 10 साल तक चलने वाला कॉपर T380। मैंने कैसे याद किया था? देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे याद किया था, 380A अंत में 0 आया तो 10 ईयर, अगर 375 बोलेगा अंत में क्या आया? 5 तो 5 ईयर। मेरी बातें एग्जाम में याद आएंगी, अभी नहीं, ठीक है। 10 साल हो गया, खत्म कहानी, गोल घुमाओ सीटी बजाओ, आगे बढ़ते हैं। 0 पे 0 रहेगा, 5 पे 5 रहेगा जी, है कि नहीं। मायरेना का कितना होता है? मायरेना का अक्षर गिने, 6 अक्षर होंगे, ठीक है। मायरेना में 6 अक्षर है, इसीलिए 7 ईयर। मायरेना जो होता है क्या? लेवोनॉर्जेस्ट्रल कंटेनिंग हार्मोनल आईयूडीएस, और लेवोनॉर्जेस्ट्रल जो होता है सेकेंड जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन है जी, ठीक है। आईयूडी कॉपर टी का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इनहिबिशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कभी भी हम ये नहीं बोलते हैं कि इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन नहीं करता है, ठीक है, ओव्यूलेशन को कुछ नहीं करेगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, सब का आंसर क्या होता है? एम्पूला, ठीक है। इसमें दिया हुआ भी है, कहाँ होगा बता दीजिए? एम्पूला में होगा। गोल घुमाओ सीटी बजाओ, आगे बढ़ो। आंसर क्या है इसका? ए है, खत्म कहानी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है एम्पुलरी मिड पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होता है 80 से 90। स्थमिक जो होता है वो कम ही होता है, ठीक ना। फीमरियल पे तो बहुत कम होता है, ठीक ना, 5% के अलावा 5 से 10%। सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट जो होता है स्थमस होता है, ठीक ना। और अगर आप आएंगे कॉर्नुअल इंड पे, है ना, यानी कि आप आ चुके हैं एकदम से कहाँ? इंटरस्टिशियल इंड पे, तो 1 से 2% होता है, और एब्डोमेन में 1 से 2%, ओवरी में 1%, सर्विक्स में बहुत कम, ठीक है। आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा का मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एम्पूला। इसमें कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी वही साइट रहता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे कि बेस्ट मैनेजमेंट टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द इंट्रोमेट्रोइटेड सिस्ट। रिकरेंस हो ही नहीं तो हटाओ ना, काट के, रो क्यों रहे हो? सिस्टेक्टमी है कि नहीं? सिस्टेक्टमी से काट के हटा दिए। सिस्टेक्टमी कब करते हैं? देखिए पहले समझ लीजिए एक बार, सिस्टेक्टमी कब करते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। सिस्ट का एस्पिरेशन करना और सिस्ट को एबलेट कर देना हाई रिकरेंस रेट के साथ आता है। आप सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा चुपके से उसे जला दूंगा और सुई से खींच के उसके रस को निकाल लूंगा, हाँ, तो क्या लगता है फिर से हो जाएगा? जो भी चीज़ आसानी से होती है वो फिर से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए पीजी प्रिपरेशन भी एक बार मेहनत से लगा के कर लें, ठीक ना। जल्दी जल्दी में कुछ भी रैंक लाने के लिए पढ़ लेंगे तो आगे जाके झोला छाप डॉक्टर ही बन जाएंगे, बस अब आपके पास पीजी की सीट जरूर रहेगी, ठीक है। इसलिए अपने ज्ञान को एक बार जब भर लेते हैं ना, तो वही ज्ञान आपको डॉक्टर बनाएगा, वही ज्ञान आपको टीचर बनाएगा, वही ज्ञान आपको एक अच्छा क्लिनिशियन बनाएगा, अच्छा बात करने वाला है, क्योंकि आपके पास बहुत नॉलेज इन डेप्थ हो गया है, ठीक है। आपके पास ये करियर में कभी दिक्कत नहीं होगा, कह रही है मैं डॉक्टर अच्छा नहीं बन पाया तो क्या अच्छा टीचर बन जाओ ना। आज देखिए अब डैम्स मैरो वगैरह के जो टीचर हैं वो अपने प्रैक्टिस से जितना नहीं कमाते होंगे उतना ज़्यादा तो वो बढ़ा के कमा रहा है कि नहीं? जो फैक्ट है सो फैक्ट है। तो क्यों वो अपने लाइफ में अच्छे से नहीं पढ़े हुए रहते तो बढ़ा पाते हैं क्या?
नहीं, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ें, इसीलिए बोल रहे हैं मैं अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ सिस्ट को एस्पिरेशन और सिस्ट को एवलेशन करने से कुछ नहीं होगा, फिर से हाई रिकरेंस रेट, फिर से मेहनत करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा बीच में फिलॉसफी निकलता रहेगा। अगर सिस्ट जो है 5 सेंटीमीटर से कम रहे तब क्या करना है, और एसिम्टोमेटिक रहे, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो वेट एंड वॉच कर लो ना, क्या दिक्कत है। जब एसिम्टोमेटिक कोई चीज़ रहे तो जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं करना है दोस्त। सिस्ट 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और सिम्टोमेटिक है तब तो आपको सिस्टेक्टमी कर देना चाहिए, जिसको कि चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 8 सेंटीमीटर का चॉकलेट सिस्ट सिस्टेक्टमी वाला क्लासिकल अपीयरेंस क्या होता है, ग्रैंड ग्लॉसर अपीयरेंस, ये हम लोग भी पढ़ चुके हैं। अगला चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है और 30 मिनट हुआ है, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या है। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, आप बताएं ये क्या, ये कंप्लीट मोल है या ये कोरियोकार्सिनोमा है। आंसर इसका कंप्लीट मोल हाइडेटिव फॉर्म, जिसको हम लोग मोल बोलते हैं, वो है ये कोरियोकार। देखो ये बच्चा कोरियोकार्सिनोमा मारा था, नहीं, कोरियोकार्सिनोमा नहीं है, ये हाइडेटिव फॉर्म मोल है। हाइडेटिव फॉर्म मोल होते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूएसजी पे देखते हैं, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक ना। ये हाइडेटिव फॉर्म मोल होते हैं, कंप्लीट मोल होते हैं, पार्शियल मोल नहीं होते हैं। कंप्लीट मोल में क्या होता है 46xx, पार्शियल मोल में क्या होता है 69xxx, है कि ना। मोस्ट कॉमन कैरियोटाइप क्या होता है 46xx होता है। मोनोस्पर्मिक होते हैं, मोनोस्पर्मिक मतलब एक स्पर्म जाएगा, फर्टिलाइज करेगा और फिर उसको डिवाइड कर देगा, यही होता है। हनी कॉम्ब अपीयरेंस भी बोलते हैं। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, सक्शन एविक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, आगे चलेंगे हम लोग तब, ठीक है। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन जी। तुरंत बनाना, देर करना ही नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है हम लोग के पास। पेशेंट अंडरवेंट रेडियोथेरेपी लिया गया कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए, रेडियोथेरेपी लिए पेल्विक एरिया में, ओके। तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव कौन है, डिवाइडिंग सेल्स कहाँ, यूट्रस के पास, यूरेथ्रा के पास, यूरिनरी ब्लैडर, ओवरी, खत्म कहानी। ओवरी के पास डिवाइडिंग सेल है, उसको ना दिक्कत होगा यार। ओवरी इन द पेल्विक इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, है ना। रेडियो रेजिस्टेंस कौन होते हैं, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट रेडियो सेंसिटिव कौन होते हैं, तो आंसर क्या देना है, वजाइना, ठीक है। अगले चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। देर करना ही नहीं है, देर करना आता ही नहीं मुझे, मैं देर करता नहीं, हो जाती है नहीं, ये गाना मुझ पे नहीं चलता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यस, यही तो आंसर हो गया मेरे यार, यही तो आंसर हो गया, ठीक है। आगे नहीं है, पेशेंट वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। अब एक बार सोच के देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और कोई औरत है जो कि चाहती है प्रेगनेंसी वो करना, तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या, मैंने कुछ बैठ ही नहीं रहा है। अनरप्चर्ड में नहीं, रप्चर्ड में करते हैं। बीटा एससीजी का कितना वैल्यू होना चाहिए सबको पता है। देखिए सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी कब करते हैं, जब 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। और क्या क्या होता है सबको पता है कि नहीं। बीटा एससीजी का वैल्यू कितना होना चाहिए, कमेंट करके बताइए आप, कितना होता है एक बार बताइए जल्दी से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर हम आएँ, ठीक है, तो सबको पता है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अलग अलग जगहों पे चल जाता है, ठीक ना। वाइल द अदर 3 ऑप्शन आर इंडिकेशन ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, नहीं ये तो 1000 से कम वाला तो मेडिकल मैनेजमेंट में हो गया ना जी, तो मेडिकल मैनेजमेंट से जाएगा, सर्जिकल से नहीं जाने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ डिक्यूबिटस अल्सर, अगर भाई पैकेजिंग कर दो यार, अच्छे से लगा दो, उसको क्या बोलते हैं, एर्केडीन ग्लिसरीन का सॉल्यूशन आता है ना, उससे पैक करके और फिर अंदर लगा देना है, पैक करना है, ठीक है। लेजर एब्लेशन नहीं, एंटीबायोटिक नहीं, कैरियोथेरेपी नहीं, पैकिंग करना है। पैकिंग इज द करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं। पैकिंग अलॉन्ग विद द मैनुअल रिपोजिशन ऑफ द यूट्रस। काउजेज ऑफ डिक्यूबिटस अल्सर क्या हो, देखिए मैंने समझिए बात को। अगर मान लीजिए ये पेल्विक एरिया में दिखाऊं और ये लेडी हैं, तो यहाँ जो इसका जो यूट्रस है ना ऐसे बाहर आउट पॉचिंग के रूप में निकल गया, ठीक है। और यहाँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे डिपेंडेंट एरिया में होगा तो इसका वेनस रिटर्न नहीं होगा, वेनस रिटर्न नहीं होगा तो यहाँ पे इंगॉर्जमेंट होगा, इंगॉर्जमेंट के कारण अगर ये नीचे कहीं टकरा गया रफ सरफेस पे तो यहाँ छिल जाएगा। इसी अल्सर का नाम क्या होता है, डिक्यूबिटस अल्सर होते हैं। मैंने बताया कि वेनस कंजेशन के कारण होता है, ठीक है। व्हेन वी पुश बैक इन द यूट्रस वेनस ड्रेनेज इंप्रूव एंड द हिल अल्सर हो जाएगा अच्छे से। एजी पैकेजिंग करेंगे, एक्रेडीन ग्लिसरीन, मैंने बताया ही आपको, खत्म कहानी, गोल घुमाओ सीटी बजाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और चूंकि ग्लिसरीन जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, इंप्रूव द एडिमा और फास्टर हीलिंग हो जाएगा, खत्म कहानी। इपिथेलियल लाइनिंग क्या होता है, कोई बताना है। इपिथेलियल लाइनिंग फैलोपियन ट्यूब का क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब बेसिकली उधर से ओवम को आने वाले को ढकेलता है, तो सीलिया तो जरूरी है, सीलिया वाला आंसर होगा। कोई और है क्या, नहीं, सीलियन कॉलुमिनार। दूसरी बात, कॉलुमिनार क्यों, कॉलुमिनार के कारण कुछ सिक्रेशंस आएगा, म्यूकस आएगा जो कि इसको फिसलने में मदद करेगा। एक तो ठेलो दूसरा फिसलाओ, ठीक है, तो सीलेटेड कॉलुमिनार इपिथेलियम आंसर हो गया। इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज ए सिंगल लेयर, मैंने क्या बताया, सिंगल लेयर सिलिएटेड कोलुमिनार इपिथेलियम। वी सी सेक्रेटरी सेल्स, मैंने तो बताया ही, सिलिएटेड सेल्स और पेग सेल ही तो क्या होते हैं, अपने स्टेम सेल्स होते हैं, यही तो कन्वर्ट हो जाते हैं सिलिएटेड सेल में जब रिक्वायर्ड होता है, तो एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं, बार्थोलिन सिस्ट। बार्थोलिन सिस्ट
याद रखें, बार्थोलिन ग्लैंड मैंने नहीं बोला है। बार्थोलिन सिस्ट कहाँ होता है? वेस्टिब्यूल में, सबको पता है कि नहीं? बार्थोलिन सिस्ट जो होता है, बार्थोलिन सिस्ट जो होता है कहाँ होता है? वेस्टिब्यूल में होता है, ठीक है ना? ऐसे याद करें, बार्थोलिन सिस्ट होते हैं वेस्टिब्यूल में, ठीक है? यस, ठीक है। आप बताइए मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड और मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड में कहाँ होता है? मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आएगा अभी, ठीक है? ये एंटीरियर 2/3, देखिए समझे बात को, अगर ये ऐसे मेजर है, ठीक ना, तो एंटीरियर 2/3 यहाँ हो गया, पोस्टीरियर 1/3 यहाँ हो गया, इसके जंक्शंस पे यहाँ रहता है। एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3 के बीच में रहता है, बिटवीन द लेबिया मेजोरा एंड द माइनोरा के बीच में। डक्ट कहाँ खुलते हैं ये पूछता है। डक्ट जो होते हैं उसके लेबिया माइनोरा एंड हाइमन के बीच में खुलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? डक्ट ओपन बिटवीन द लेबिया माइनोरा एंड द मेजोरा, किसके? ग्लैंड के, मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड के। मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड के जो लोकेशन होते हैं वो लेबिया माइनोरा और मेजोरा के बीच में, एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के बीच होता है, पहला चीज़। उसके डक्ट जो होते हैं लेबिया माइनोरा, क्योंकि अंदर की तरफ खुल रहा है ना, आप समझे मेरी बात कि ये चीज़ ओपनिंग हो गया, इंट्रोशस हो गया, ठीक है? ये जो चीज़ें हैं लेबिया मेजोरा हो गया, माइनोरा हो गया, और यहाँ मान लीजिए कहीं इस लेवल पे और अंदर की तरफ, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं तो यहाँ किसी लेवल पे क्या होगा? मेरा हाइमन होगा। तो ग्लैंड यहाँ होते हैं, यहाँ बैठे होते हैं, और इसके अंदर जो खोलते हैं हाइमन की तरफ इसके डक्ट खोलते हैं, ठीक है? अब आता है बार्थोलिन ग्लैंड। अभी मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा? बार्थोलिन सिस्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड जो होते हैं शॉर्ट कॉलुमिनार, मैंने क्या याद किया था? बार से क्या है, मैंने इस मेल में इसके जैसा क्या होता है? कॉपर्स ग्लैंड होते हैं। कॉब वाई जो रहता है वो जाता है बार में, ठीक ना? इस तरह से मैंने याद किया, शॉर्ट कॉलुमिनार वेयर एज डक्ट इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बार्थोलिन जो ग्लैंड होते हैं वो लाइंड होते हैं शॉर्ट कॉलुमिनार से, जबकि इसके डक्ट जो होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम से होते हैं, एंड द ओपनिंग इज लाइंड बाय स्क्वामस एपिथेलियम। बाप रे बाप, समझो बात को। बार्थोलिन ग्लैंड है सिंगल लेयर स्क्वामस से, सॉरी गलती मैंने बता दिया, ऐसे कर करके शॉर्ट कॉलुमिनार, माने बहुत बड़े बड़े भी नहीं, सिक्रेटरी होंगे लेकिन कॉलुमिनार इन नेचर होगा, ठीक है? अब आता है डक्ट। डक्ट जो होते हैं, डक्ट को ऐसे ऐसे लिख दो, टी। डक्ट में क्या लिखना है आपने को? मेरे साथ ये लिखते चलिए आप, टी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ठीक है जी? और ये जो डक्ट आगे निकला, ठीक है ना, ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग में फिर अपने को स्क्वामस एपिथेलियम ओपनिंग, देखो तो यहाँ क्या हो गया? शॉर्ट कॉलुमिनार, यहाँ क्या हो गया? ट्रांजिशनल, यहाँ क्या हो गया जी? स्क्वामस एपिथेलियम। बार्थोलिन ग्लैंड, बीजी में बार्थोलिन ग्लैंड का लाइनिंग कौन करता है जी? बार्थोलिन ग्लैंड का लाइनिंग करता है शॉर्ट कॉलुमिनार। उसके डक्ट का लाइनिंग कौन करता है जी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उसके ओपनिंग का लाइनिंग कौन करता है जी? स्क्वामस एपिथेलियम, है कि नहीं? ऑल कैंसर्स दैट कैन अकर हेयर, सभी तरह के कैंसर हो सकते हैं, कॉलुमिनार वाला भी, ट्रांजिशनल वाला भी, स्क्वामस वाला भी, है कि नहीं? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? अगर कोई आए मेरे पास सिम्टोमेटिक बार्थोलिन लेकर के तो उसका इंसिजन एंड ड्रेनेज कर देंगे, ठीक है? और अगर बार बार हो रहा है तो मार्सिपलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे आएंगे हम बताएंगे, ठीक है? 31 नंबर क्वेश्चन में है, 37 मिनट हुआ है, लेकिन हम लोग को और तेजी चलना। देखिए ये औरत हम लोग को मदद करेगी। मल्टीपैरस ओमन आई है, बोल रही है कि भैया मेरा ड्रिवलिंग हो जाता है कब? जब मैं अपनी सहेलियों के साथ चुटकुला और खांसती हूँ तब, है कि नहीं? तो इसका मतलब दिक्कत हो गया क्या? आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, खत्म कहानी, ठीक है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का यही लक्षण है कि नहीं? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मेन जो मुद्दा होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके जो यूरेथ्रल नेक होते हैं ना वो बड़े लुचपुच से हो गए हैं, उसका कोई अच्छा बेस नहीं है, हिलते हैं, ठीक ना? तो यही बोलता है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो होते हैं आपको समझ में आना चाहिए, एक इनवॉलेंट्री स्केप है यूरिन का, कब? जो स्नीच करे, कफ करे, लाफ करे, ठीक है? इसमें क्या होता है? ब्लैडर नेक का डेसेंस, इसके काउच क्या होता है? मैंने पहले ही बताया ना कि ब्लैडर जो नेक होते हैं वो ब्लैडर के जो नेक होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण जो यूरेथ्रल होता है ना उसमें हाइपर मोबिलिटी आ जाती है। इंट्रिंसिक स्पिंचर डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। इंट्रिंसिक स्पिंचरिक डिफेक्ट माने आम लोगों में, आम औरतों में अगर मान लीजिए ये यहाँ पे स्पिंचर जैसा कुछ स्मूथ मसल रखा हुआ सर्कुलर, ठीक है ना, तो उसका अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो डिफेक्टिव हो गया है, तो इंक्रीज इन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी हो सकता है, उसके कारण ये खुल जाता है। कंप्रेसेस द अपर यूरेथ्रल जो कॉन्टिनेंस के लिए है, इन नॉर्मल कंडीशन में वो बंद हो जाता है, ठीक है? लेकिन ब्लैडर नेक के डिसेंड में जब ब्लैडर नेक नीचे आ जाता है तो इनकॉन्टिनेंस होता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें अगर एक क्लासिकल लाइन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? नो ट्रांसमिशन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल
प्रेशर टिल, बताइए, यूरेथ्रल स्पिंचर। ठीक है, कोई ट्रांसमिशन है ही नहीं, माने पेट से जो दम लगा रहा था इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से, जब हम लोग खांसते तो हम लोग का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और बढ़ने से ये वाला जो स्पिंचर है बंद हो जाता है। लेकिन इस लेडी में क्योंकि ये चीज़ें नीचे आ गई हैं, डिसेंड हो गया, इसीलिए बंद नहीं हो पाता है। गोल घुमाओ सीटी बजाओ 32 नंबर क्वेश्चन है। लेडी प्रेजेंट विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में आई हैं और बोल रही है कि हमको लोअर एब्डोमिनल में पेन है। अरे क्यों, एक्यूटली वो भी बोल रही हैं। ओ, इसका मतलब अब डायग्नोसिस भी बताइए, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। क्या करते हैं, याद रखें, कभी भी ऑप्शनल रेजिम नहीं करें। आंसर इसका एक ही बस होता है, डू अपेंडिक्सेक्टमी। क्यों? क्योंकि अगर अपेंडिक्स अभी इन्फ्लामेशन के साथ है, कुछ दिन में फट जाएगा तो, और फट जाएगा तो कितना सारा चीज़ होगा, पेपर सोच के देखिए, कभी भी रिस्क नहीं लेना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ POG। डू अपेंडिसेक्टमी, काट के हटाओ भैया। क्यों? क्योंकि कोई डिले नहीं करना, नहीं तो अगर गलती से फट गया तो पेरिटोनाइटिस में जाएगा और तब माथा का दर्द बन जाएगा। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द POG हम लोग को एक ही काम करना रहता है, क्या? अपेंडिक्स को काट के हटाइए, खत्म कहानी। मिग सिंड्रोम में मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक ना, यही आंसर है, बिनाइन फाइब्रोमा प्लस एसाइटिस प्लस हाइड्रोथोरेक्स। ठीक है, ये तो भैया एकदम रट ही लीजिए, बिनाइन फाइब्रोमा प्लस एसाइटिस प्लस हाइड्रोथोरेक्स इसका आंसर होता है। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना अपने को, मैं पूछूंगा मिग, MEIG मिग सिंड्रोम में क्या क्या होगा। तो मिग सिंड्रोम में सुनते ही आपको B9 ऐसे करके कुछ लिख लेना है, बिनाइन फाइब्रोमा हो गया जी, ए हो गया जी, वाह, मिग, वाह, ठीक है। नहीं तो फिर मैं और दूसरे तरह का भी नेमोनिक बनाने आता है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर और अच्छे से कोई पूछे तो आंसर क्या होगा, बेस्ट आंसर मिग में फाइब्रोमा बोलना ही बोलना है, ठीक है, ग्रेनुलोमा बोलना ही बोलना है, ठीक है ना। और भी बहुत तरह का चीज़ होता है, सिर्फ फाइब्रोमा क्यों होगा, फाइब्रोमा भी होगा, ग्रेनुलोमा भी होगा, थेकोमा भी होगा, ब्रेनर्स भी होंगे, रेस्ट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द, इसके अलावा कुछ भी होगा तो कहाँ चला जाएगा, सूडोमिग में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि फाइब्रोमा, ग्रेनुलोमा, थेकोमा, ब्रेनर्स वगैरह आते हैं मिग में, इसके अलावा जो भी आएगा वो कहाँ आएगा, सूडोमिग में आएगा। और ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, अगर इफ़ वी रिमूव द फाइब्रोमा, एसाइटिस एंड हाइड्रोथोरेक्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए ट्रीट द काउज यहाँ पे हो गया। ट्रीटमेंट क्या होगा, फाइब्रोमा को हटा दीजिए, ठीक है। क्या मैंने पढ़ा अभी तक, जल्दी से बताइए। मिग सिंड्रोम में बेसिकली क्या क्या होता है, बेनाइन फाइब्रोमा होता है, ए से एसाइटिस होता है, एच से हाइड्रोथोरेक्स होता है, एसाइटिस होता है, हाइड्रोथोरेक्स होता है, सिंपल, इसमें कुछ बताने की जरूरत है। अच्छा, कोई बोले सर कि सिर्फ फाइब्रोमा होता है क्या, तो उस बच्चे को थोड़ा बुलाना है पास में, बोलते नहीं बेटे सिर्फ फाइब्रोमा नहीं होता है, ठीक ना, लगता है तुम्हारे पास GF नहीं है इसीलिए तुम ऐसी ही बात कर रहे हो, ग्रेनुलोमा भी होता है बेटे, ठीक है ना। और तुम लगता है गर्लफ्रेंड से अपना BT नहीं ली हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं ली हो, इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा है, तो ब्रेनर्स भी होता है और थेकोमा भी होता है, ठीक है। तो जो बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड से BT लिए हैं वो ये समझ रहे हैं कि फाइब्रोमा और ग्रेनुलोमा होता ही होता है, ब्रेनर से थेकोमा भी होगा ही होगा। कोलोस्कोपी में क्या फिल्टर यूज करते हैं, अरे भाई तो बोलना ही नहीं है, ग्रीन फिल्टर यूज करते हैं कि नहीं, कोल्पोस्कोपी में ग्रीन फिल्टर यूज करते हैं जी। ग्रीन फिल्टर हम लोग को मदद करता है एबनॉर्मल वेसल्स को देखने के लिए, ठीक है ना, एंड दे शुड बी बायोप्सी, उसी को हम बायोप्सी कर लेंगे। एबनॉर्मल वेसल्स को कैसे दिखेगा, ऐसे दिखता है, रेटिकुलर पैटर्न के रूप में, पंक्टन पैटर्न के रूप में, मोज़ेक पैटर्न के रूप में। मैक्सिमम, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ मेरे भाई, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होता है 30x, ठीक ना, मैक्सिमम फोकल लेंथ कितना होता है 30 सेंटीमीटर, मैं दोनों क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 30x होता है, मैक्सिमम फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर होता है, मुझे ये चाहिए। मैं 35 नंबर क्वेश्चन में हूँ और अभी 43 मिनट हुआ है, ठीक है, 1 घंटा मैं करूँगा लगातार, ठीक है। विच सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज कहाँ गया, 16-18, यही तो है, 18 खत्म कहानी, 6 नहीं है, राइट, यहाँ तो कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 18, खत्म कहानी। 6 और 11 जो होते हैं लो रिस्क वाले होते हैं, उसमें कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनाटा होता है और लैरिंजियल पैपिलोमा। अच्छा, मैं एक चीज़ को क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट करके बताइए, कॉन्डाइलोमा लाटा कहाँ होता है, एस से नाम है बीमारी का पता होगा आपको, बताइए कमेंट करके, ठीक ना। मोस्ट कॉमन HPV जो सर्वाइकल कैंसर करवाता है, 16 की 18, मुझे बताइए 16 की 18, आंसर क्या देना है इसका, 16 की 18, 16, मोस्ट कॉमन रहे 16, मोस्ट कॉमन रहे 16, मेरे साथ बोलिए, मोस्ट कॉमन 16, मोस्ट स्पेसिफिक 18। फिर से आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ, मोस्ट कॉमन लिखें, मोस्ट कॉमन 16, मोस्ट कॉमन 18, नहीं गलत, मोस्ट स्पेसिफिक 18।
अब बोलेंगे कि सर मुझे लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं बताता हूँ। देखिए मोस्ट कॉमन जब लिखते हैं, कॉमन लिखिए और स्पेसिफिक लिखिए, किसमें ज़्यादा लेटर है, कॉमन में कि स्पेसिफिक में? स्पेसिफिक में, इसलिए ज़्यादा हायर वाला उधर चला जाएगा। और 16-18 दोनों को मिला देंगे तो 70% लगभग सर्वाइकल कैंसर इसके कारण होता है, ठीक है। और सिर्फ 16 के कारण 50%, ठीक है। वैक्सीन भी कुछ कुछ आ गए हैं, सबको पता है वैक्सीन वाली बात। वैक्सीन किससे बनाई जाती है? L1 से। अच्छा, मैं सर बार बार भूल जाता हूँ कि L1 की क्या होगा। आप ऐसे देखें, आप L1 को तो आज के बाद ऐसे लिखना शुरू करें, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। L को ऐसे लिखें, अब मैं वैक्सीन को भी ऐसे लिखूंगा। ये हो गया मेरा भी माने L, और ये मेरा हो गया जी 1। ये हो गया मेरा वैक्सीन। वैक्सीन में L1। कैसा लगा मेरा मजाक? आइए इधर फिर से, ठीक है। E6 और E7 E6 और E7 जो है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब एक एक लाइन क्वेश्चन है मेरे भाई। E6 और E7 जो होता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया क्वेश्चन है, E6 जो रहता है नॉकआउट कर देता है 53 जीन। मैंने कैसे याद किया था? देखिए E6 पूछेगा तो कोई भी चीज़ वो आंसर होगा P53 जिसमें 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल ही ना होता है ये, इसलिए P53। E7 जो होता है नॉकआउट कर देता है किसको? RB जीन को। RB जीन को नॉकआउट कौन करता है? E7। मैं पूछूंगा सब, मैं पूछूंगा, पोस्ट डालूंगा, उसमें आपको बताना होगा। E6 E7 मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। L1 जो रहता है कैप्सिड बनाता है, मोस्ट स्पेसिफिक 18, मोस्ट कॉमन 16, ठीक ना। अब एक मैं क्वेश्चन और पूछता हूँ, HPV 16 के कारण क्या होता है? स्क्वामस सेल कैंसर होता है। HPV 16 के कारण स्क्वामस सेल कैंसर होता है। सिंपल, साइट कहाँ होता है? ट्रांसफॉर्मेशन जोन पे होता है। 18 के कारण एडिनोकार्सिनोमा होता है, ठीक है ना, ठीक है। 18 इसको इंग्लिश में लिखेंगे 18, तो ए आ जाएगा दोनों में, ठीक है। और साइट कहाँ होता है? इंडो सर्विक्स में। इंडो सर्विक्स में सबको पता, इंडो सर्विक्स नहीं, दिमाग लगाने वाली चीज़ें थी। 18 मतलब अंदर, अंदर मतलब इंडो सर्विक्स, इंडो सर्विक्स मतलब उधर ग्लैंड है, ग्लैंड से एडिनोकार्सिनोमा है। सिंपल एज दैट। ये बताने की जरूरत है मुझे? ये देखते ही ये तो भाई स्पॉटर आना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक हिंट आपको चलिए मैं दे देता हूँ, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग के कारण हुआ है। खत्म कहानी हो गया ना। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। खत्म कहानी हो गया जी, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, बोले ना स्पॉटर के रूप में आता है। चलिए जल्दी से 37 क्वेश्चन 40 मिनट। आइडेंटिफाई द एरो। एरो कहाँ मारा है? ये एंट्रल के पहले वाला मुझे लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? प्री एंट्रल है। प्री एंट्रल कहाँ है? मेरा ऑप्शन है यस, प्री एंट्रल आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। करेक्ट आंसर देखते चलें आप, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि इफ़ वी सी अ कैविटी इनसाइड अ फॉलिकल, किसी फॉलिकल के अंदर मुझे कैविटी अगर दिखेगा तो वो एंट्रल हो जाएगा जी। चलिए हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये देख पा रहे हैं यहाँ कैविटी दिखा, तो ये मेरा क्या हो गया? एंट्रल हो गया। और एंट्रल के पहले जो भी होगा वो प्री एंट्रल कहलाता है, इसीलिए तो नाम प्री है। वाह 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 वाह, क्या बात। द वन बिफोर द एंट्रल इज नोन एज प्री एंट्रल, जिसको कि थेका सेल। थेका सेल कहाँ पेयर होते हैं? तो यही आंसर होता है, ठीक है। फिर पूछिएगा प्राइमोडियल फॉलिकल हैव ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल। प्राइमोडियल फॉलिकल में सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल्स होते हैं जी। और अगला क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल में क्यूबाइडल सेल विल स्टार्ट फॉर्मिंग ग्रैनुलोसा सेल बाय द पॉलीफरेशन, ठीक है। तो प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फ्री एंड कुछ 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 हो करके प्री एंट्रल, फिर एंट्रल बनते हैं। एंट्रल को हम लोग कैसे पहचानेंगे? उसमें स्पेस होगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, यहाँ कैविटी दिख रहा है, एंट्रल, उसके पहले प्री एंट्रल, खत्म कहानी। इतना ही जानना जरूरी है, उससे ज़्यादा जाना कुछ जरूरी नहीं है। एक लेडी आई मेरे पास, ठीक है, वो बोल रही है सर मेरा ग्रीनिश वाइट डिस्चार्ज आ रहा पर भेजा है ना। क्लू सेल दिख रहे हैं। अब क्लू सेल सुनते ही दिमाग में कुछ क्लू सेल गया आपके कि नहीं? बीबी हो गया ना। अब आगे पॉजिटिव वेब से बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ड्रग ऑफ चॉइस, विच ड्रग विल बी यूज्ड? आप बताएं कौन सा ड्रग यूज करें? मैं जल्दी बोले, मेट्रोनिडाजोल यूज कर देता हूँ क्या? खत्म कहानी। इसमें अच्छा, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन कुछ कुछ है, कुछ नहीं है। मेट्रोनिडाजोल, ग्रीनिश वाइट डिस्चार्ज, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, विप टेस्ट, 10% केवेज फ्रेश फिशी ऑर्डर, ठीक है ना। ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल। इसमें क्वेश्चन एक आता है कौन सा ड्रग यूज नहीं करते हैं? आंसर क्या हो जाता है? बताइए जल्दी से, कौन सा ड्रग यूज हम लोग नहीं को यूज़ करते हैं? एरिथ्रोमाइसिन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्लिंडामाइसिन यूज़ करते हैं, टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल यूज़ करते हैं। अगर मिडिल स्वाब स्टेंड होगा डाइस से, अरे मेरे भाई ये क्वेश्चन तो कितना आसान है कि नहीं? आप बताइए, मिडिल स्वाब अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला होगा। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, इसमें कुछ करना ही नहीं है दोस्त। अगर तुम जाकर थोड़ा पढ़ोगे ना तो 3 उसमें अलग अलग कॉटन हम लोग डाई लेते हैं, ठीक ना। और किस कम्युनिकेशन, देखिए ऐसे करके रहता है, आप समझे ऐसे।
कुछ समझ में आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे यूरेटर आते रहता है, यूरेटर के बाद यहाँ ब्लैडर आते रहता है, ठीक ना। यूरेटर और यूट्रस में अगर कनेक्शन बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बन जाता है, ऐसे करके बनता है ना। इसके अलावा अलग अलग 3 लेयर्स होते हैं, वो देख लेना एक बार। कीमोथेरेपिक एजेंट यूज्ड इन द कैल्शियम सर्विक्स, इसमें तो बताने की बात नहीं है, सिस्प्लेटिन इसका आंसर हो जाता है जी, है कि नहीं। सिस्प्लेटिन द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज इन द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एलएच तो बढ़ा हुआ रहता है मेरे भाई, ऐसे नहीं करो। एलएच बढ़ा हुआ रहता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा के रखते हो। हाँ, एफएसएच जरूर घट जाता है, और स्टोन भी क्या रहता है, घटा हुआ रहता है, ठीक है। नहीं सॉरी, स्टोन बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक रेशियो रहता है, आपको पता होगा, है कि नहीं, वो घट जाता है। आप बताएं, LH/2 FSH 2 से ज़्यादा होता है, ये सबको पता है जी ना। तो LH बढ़ रहा है और FSH घटेगा, तब ना इसका रेशियो 2 से ज़्यादा होगा, तो FSH घट रहा है, सिंपल। अच्छा, एक आदमी आया, मेल इनफर्टिलिटी डायग्नोस्ड विद कैरियोटाइप 46XXY। कुछ मैं बोलूँ कि आप खुद बोल दोगे, ठीक ना। आप एक बार सोच के देखें, तो इसमें क्या हो गया, टेस्टिकुलर एट्रोफी जैसा कोई चीज़ हो गया है कि नहीं। तो इसमें क्या गलत है पूछ रहा है। हाइलाइजेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाँ भाई, कुछ काम ही नहीं करेगा। तो डिक्रीज टेस्टिस साइज, हाँ भाई सही बात है। आपको क्या बताना, इनकरेक्ट बताना है। एजियोस्पर्मिया, हाँ भाई, तभी तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आया। और डिक्रीज FSH, यस, FSH ही तो काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि FSH कहाँ, देखो ऊपर वाला सब सेंटर काम कर रहा है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस सब काम कर रहा है कि नहीं। मैंने गलत बोल दिया ना, हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी और फिर ये सब ऑर्गन सब है। तो गोनैड्स में अगर दिक्कत होगा ना, तो गोनैड्स ऊपर वाला मान लीजिए काम कर रहा है, ठीक ना। डिक्रीज FSH, ऊपर वाला आया, काम किया, काम ही नहीं कर पा रहा, तो एक्शन ही नहीं होगा, तो दिक्कत नहीं होगा। डिक्रीज FSH है, सिंपल एज दैट, खत्म कहानी, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 43 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं और 51 मिनट हुआ है। वोमेन प्रेजेंट विद द एमेनोरिया के साथ आ रही है। हिस्ट्री बार बार बोल रही है कि मुझे सर एबॉर्शन हो रहा है, ठीक है, और FSH 7 बता रही है और HCG 5 से कम बता रही है। व्हाट इज द काउज ऑफ द एमेनोरिया नाउ। आप एक बार सोच के देखें, FSH हाई है, FSH का मतलब कोई भी हम FSH ठीक ठाक है, मतलब ओवेरियन डिसऑर्डर हम नहीं सोच सकते हैं, है कि नहीं। मुझे क्या सोचना होगा, यूटेराइन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, तभी ना बार बार फ्रिक्वेंट एबॉर्शन क्यों हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यूटेराइन सैनिकिया इसका करेक्ट आंसर होगा, एज सिंपल एज दैट, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन, अब तो बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हाइपर इन एस्ट्रोजेनिक कंडीशन। लो BMI, नहीं, मोटे लोगों में ज़्यादा एस्ट्रोजन होता है ना, लो BMI इज नॉट है, यस यही करेक्ट आंसर है। यूज ऑफ टैमोक्सिफेन, ना टैमोक्सिफेन यूज़ करोगे तो एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा ना आपके शरीर में, क्योंकि टैमोक्सिफेन बेसिकली ACRM के रूप में काम करेगा, तो ईस्ट्रोजेन का ही तो काम करता है ये। नलीपैरिटी, अरे मेरे भाई, नलीपैरिटी में तो ईस्ट्रोजन भर भर के है। ईस्ट्रोजन मतलब मैं क्या बताया था, ईस्ट्रोजन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस। अब सोचिए नलीपैरिटी में क्या है कि नहीं। एंडोमेट्रोसिस नहीं, एंडोमेट्रोसिस एक हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन होता है। एंडोमेट्रोसिस में हाइपर ईस्ट्रोजन कंडीशन होता है। आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें किस किस तरह के, है ना, OCPs वगैरह यूज किए जाते हैं फीडबैक के लिए, है कि नहीं। लो BMI में ईस्ट्रोजन कम होता है, ठीक ना। इसीलिए कहते भी हैं कि जो फैट लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा सेक्स की अब समझ में आ रहा होगा आपको। लेडिंग सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, लेडिंग सेल्स एंड सर्टोली सेल्स क्या निकालते हैं, मुझे एकदम गलती नहीं करना है और मुझे सही आंसर बताना है। लेडिंग सेल्स, लेडिंग सेल को उलट दो, जब उल्टोगे तो T लिखा जाएगा ना, तो टेस्टोस्टेरोन पहला वाला तो टेस्टोस्टेरोन होने वाला है। और सर्टोली सेल दूसरा क्या निकलता है, इनहिबिन की DHase, आंसर है इनहिबिन निकलता है, ठीक है, DHase नहीं। आंसर क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन इनहिबिन, खत्म। आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट यूलिप्रिस्टल 30 mg देते हैं, लेवोनॉर्जेस्ट्रल 0.752 mg देते हैं, OCP का 2 टैबलेट देते हैं विद इन 24 आवर। OCPs रिपीट डोज आफ्टर 14 डेज। इथेनाइल स्टारडायोल, इसमें आंसर क्या है, एक्सेप्ट। इथेनाइल स्टारडायोल जैसा कुछ नहीं है, देते हैं। सिर्फ ई टैबलेट क्यों देंगे भाई, इथेनाइल स्टारडायोल कभी नहीं। ये लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कभी कभी OCP दिया जाता है 24 घंटे में, ठीक ना। और ये रिपीट डोज के तौर पे 24 दिन बाद। मतलब बहुत अच्छा आंसर नहीं है ये, लेकिन तब पर भी इससे तो अच्छा ही है। आंसर क्या हो गया दोस्त, इस आंसर हो गया मेरा A। ठीक है, चलते हैं आगे, जल्दी से पकड़ लेते हैं, अब पकड़ लेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लेडी आई है कार्सिनोमा इंडोमेट्रियम लेकर के, रेडियोथेरेपी हुआ है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। अरे मेरे भाई कितनी बार पूछोगे, चलो आगे, अभी कुछ नहीं बता। मैकॉल्डोप्लास्टी में क्या होता है, इंट्रोसील का होता है। मैंने कैसे याद किया है,
इसको उलट दो तो ई हो जाएगा, ठीक है। बाकी थ्योरी के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है दोस्त, ठीक ना, लेकिन तुरंत बनाना है तो इंट्रोसील में मैकॉल्ड क्लोरोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। चले आगे 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेमिनोग्राम जब हमने किया तो दिखा क्या कि उस व्यक्ति में काउंट तो 16 मिलियन है, मोर्टेलिटी 40% है कि नहीं, और मॉर्फोलॉजिकल नॉर्मल स्पर्म 1% से कम है। ला ला ला, यही तो है टेरेटोस्पर्मिया में नेक्रोसिस वगैरह हो गया कंडीशन में ना, ठीक ना, तो ये चीज़ होंगे। मोर्टेलिटी कम होता तो एस्थेनो मारते हैं, नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ओलिगो कम हो जाता काउंट तब बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये आंसर हो गया। विच ड्रग कैन नॉट बी यूज इन द बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या नहीं देंगे मेट्रोनिजल का भाई टिनिडाजोल, क्लिंडामाइसिन देंगे, इरिथ्रोमाइसिन नहीं देंगे, कैन नॉट भी देने हैं तो बी आंसर हो जाएगा जी। आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एक फीमेल आई है मेरे पास, ठीक है, वो जेनाइटल इन्फेक्शन लेकर के वो बोल रही है कि सर मेरे पति को भी लेना होगा क्या, तो क्या कैंडिडा एल्बिकेंस में उसके पति यानी कि पार्टनर को देते हैं क्या, आंसर है नहीं। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में देते हैं क्या, आंसर है नहीं। ट्राइकोमोनासिस में देते हैं, हर्पीज में नहीं, तो आंसर क्या हो गया, सी, ट्राइकोमोनासिस में देते हैं, ठीक है ना। ट्राइको सबको लेना होगा, ठीक है ना, जो आप तीनों मिलके समझ रहे हैं ना, जो हो रहा है आपके बीच, एक आदमी और 3 पार्टनर, तीनों को लेना होगा जी, ठीक है, ऐसे याद रखें, ठीक है। एसमेल मेरे थोड़ी सी रहेंगी, समझ रहे हैं ना, थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना है ना। एसमेल्स क्राइटेरिया कहाँ यूज होता है ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, बैक्टीरियल वेजिनोसिस इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन के रूप में, इनवॉलेंट्री यूरिन निकल जा रहा है बेचारी का, स्टेनस फिजिकल एक्सरसाइज कर करके, मैंने फिर बताया कि ये क्या है, एक तरह का ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस है ना, खांसने पे हंसने पे ये सब हो जाता है, ठीक है। एक एडोलसेंट गर्ल मेरे पास आई है, वो बोल रही है कि सर मेरा प्यूबर्टी नहीं आ रहा है प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आ रहा है, अभी तक मेंसेस नहीं आया है, शॉर्ट सचर दिमाग में टक टक करना चालू कर गया होगा, एंड अब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोजोम, सिर्फ एक्स मिला, क्या है इसका क्या दिखेगा, वेब्ड नेक दिखेगा, इसमें तो आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खत्म कहानी, ठीक है। आगे चलता है गोल्ड स्टैंडर्ड किसके लिए भैया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंट्रोमेट्रोसिस, याद होगा इंट्रोमेट्रोसिस में मैंने क्या कर रहा था, मैं बोल रहा था इंट्रोमेट्रोसिस अगर किसी को है तो क्या कर दो, उसका चुपचाप हिस्टोपैथ कर दो, देख लो कि क्या है कि नहीं। पीआईडी का क्या था, पीआईडी का लेप्रोस्कोपी था, ठीक ना, लेप्रोस्कोपी था, ठीक है। एमआरआई कहीं होता है क्या, एमआरआई का कहीं बताइए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई जहाँ हो, ठीक है। ईवीजी तो पूरा दुनिया भर में है। देखिए आप समझिए, इतना जो अच्छा आंसर दिया हुआ हिस्टोपैथ, आप समझ रहे हैं इंडोमेट्रोसिस में हिस्टोपैथ क्यों आंसर हुआ, क्योंकि मुझे अंतर तक जाकर देखना है, ठीक ना, काट के ले लूँगा मैं सैंपल, ठीक है, कि इंडोमेट्रियम कहाँ है, मान लीजिए यहाँ एक सेल है, मायोमेट्रियम इंडोमेट्रियम तो नहीं आ गया ना, इस तरह से मैं देखने के लिए कट सेक्शन लूँगा ना जी, हिस्टोपैथ ही ना करूँगा। मोस्ट कॉमन ऑर्गन क्या अफेक्ट होता है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस में क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, सबको पता है कि ये क्या करेंगे, ट्यूब को बिडेड अपीयरेंस, टोबैको पाउच अपीयरेंस, सबको पता है, तो फैलोपियन ट्यूब इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस पॉइंट पीओपी क्लासिफिकेशन में क्या होता है भैया, ये पूछना गलत हो जाएगा, फिर हाइमेन इसका आंसर होता है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ मैं पूछूंगा ही नहीं, बोलूंगा ही नहीं ना। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन और 58 मिनट होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द WHO 2021 के दौरान उन्होंने कुछ बताया, नॉट ट्रू कौन है नॉर्मल स्पर्म एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब बताइए जल्दी से, नॉट ट्रू बोल रहा है, स्पर्म पर इजैकुलेशन 14 मिलियन, देखिए पहले का अपडेट भी इस तरह से समझना है, ठीक ना। टोटल मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म कितना होना चाहिए, 35, ये है, यही तो गलत है। 40% वाला स्पर्म विथ नॉर्मल मोर्फोलॉजी 4% प्रोग्रेसिव, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है जी, ये गलत है जी, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ दिमागी नहीं लगाना है जी। अरे रे, मैंने अभी तुरंत वीडियो डाला हुआ है, आप जाके एक बार देखें, ठीक ना। उजला वाला लिपिज लूप खत्म कहानी, बात ही नहीं करूंगा मैं, बात ही नहीं करना है मुझे करना ही नहीं है बात, ठीक है। आप बताइए आईयूडी कब सेफली इंसर्ट करते हैं पोस्टपार्टम फीमेल में, पोस्टपार्टम फीमेल है वो बोल रही है कि सर मुझे लगा दीजिए ना इंट्रायूट्राइन डिवाइस, तो सेफली कब तक करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट 2024 का भी आया हुआ है जी, ठीक है। 48 घंटे के अंदर लगा देते हैं सेफली, ठीक है। चलिए एक आई है मेरे पास औरत, वो बोल रही है कि सर मुझे इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रहा है, देखिए ध्यान देना है, आफ्टर इंसर्शन ऑफ द इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओके होता है इन द फर्स्ट मंथ, और उसके बाद कोई कंप्लेन नहीं है, स्पॉटिंग मैंने कभी कभी। नेक्स्ट बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, घबराएं नहीं, ध्यान दें, देखते रहें, है ना, फिर स्पॉटिंग होगा तो आना है, रीएश्योर द पेशेंट एंड ऑब्जर्व करना है, खत्म कहानी।
आंसर देखते रहें आप, सब सही जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन इंडिया? ऑब्स गाइनी का क्वेश्चन बना है तो ज़्यादा भावुक नहीं हो, ठीक है। देखिए मैंने कैसे याद किया, बी ग्रेटर देन सी, पहले ब्रेस्ट कैंसर होगा तब सर्विक्स का कैंसर होगा। ब्रेस्ट कैंसर इज द करेक्ट आंसर हेयर। देखिए बच्चा ओवेरियन कैंसर में फंस गया, ना ना ना, आंसर क्या हो गया? ब्रेस्ट कैंसर होगा जी। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक ना। 28 साल के लेडी हैं P1L1 के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा हुआ था पहले, वो भी लिविंग है, चलिए ठीक है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है 1-1.5 महीने से, ठीक है, क्या करिएगा? अच्छा आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं पॉलिप तो नहीं है, कि नहीं? मेरे दिमाग में चल रहा है कि पॉलिप तो नहीं, मतलब बहुत सारा चीज़ चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो आप कि सबसे पहले क्या कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं, तो यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे पहले करना है, ठीक ना। वो खत्म हो गया, उसके बाद अपना कुछ भी करते रहो ना, ठीक है ना। ऐसे वो उम्र नहीं है पॉलिप का, ठीक है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सुन करके मैंने ये वर्ड दिमाग में क्लिक किया कि पॉलिप तो नहीं, लेकिन उम्र उतना नहीं जा रहा, उम्र पेरीमेनोपॉजल ईयर में जाता है। कुछ भी ब्लीडिंग हो, सबसे मैंने अगर कुछ भी कंफर्म करना हो सकता है इम्प्लांटेशन के कारण वाला जो ब्लीडिंग हो, तो यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट पहले कंफर्म कर लो, उसके बाद काम खत्म कर लो, है कि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन हम क्या बताऊंगा आपको, ये नंबर क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बहुत सिंपल से। एक औरत आई है नली ग्रेविड है, कोई बच्चा नहीं हुआ है, कोई सिस्टोसील भी नहीं है, कोई रेक्टोसील भी नहीं है, लेकिन इसको 3rd जनरेशन यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया है। अब क्या करोगे? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? इसको भैया एब्डोमिनल स्लिंग सर्जरी कर दो। एब्डोमिनल स्लिंग सर्जरी जब हम कर देंगे तो ये फिट हो जाएंगी आगे बच्चे लेने के लिए, है कि नहीं। नली पहले से उसको भाई घींचना होगा ना, आप समझ रहे हैं कि नहीं? एब्डोमेन से जाना है और यूट्रस अगर ऐसे हैं तो इसके जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है उसको टाइट करके ऊपर खींचेंगे, ठीक है ना, तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए बार्थोलिन ग्लैंड, मैं नहीं बताऊंगा। एंटीरियर 2/3 ऑफ द लेविया मेजोरा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2/3 होना चाहिए था। यस, ये आंसर होगा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द लेविया मेजोरा। खत्म कहीं हो गया ये, देखिए बहुत ही पहले आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, किसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ में कौन आपको खराब लग रहा है, कौन एबनॉर्मल लग रहा है, ये बताइए। 28 दिन से ज़्यादा होता ही है, 30 दिन से ज़्यादा होता ही है, 35 38 दिन से ज़्यादा होगा तो दिक्कत में पड़ जाओगे दोस्त, है कि नहीं। तो यही आंसर हो गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनहिबिन? इनहिबिन बस एक ही याद रखना, इनहिबिन FSH को इनहिबिट करता है जी, खत्म। मैं सुनूंगा ही नहीं, कुछ मैंने कुछ सुनना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं, ये बताना तुम जल्दी से। एक प्रोबेबल डायग्नोसिस बताइए 35 साल की वो औरत का जो इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ आ रही। इरेगुलर ब्लीडिंग सुनते ही दिमाग में आया मेरा एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ, अरे हिस्टोटिज्म की तरफ कहीं सारा तो नहीं, एकनी भी, अरे रे ये तो पूरा एकंथोसिस नाइग्रेन। PCOS का डायग्नोसिस बन गया है मेरे पास। क्या PCOS? खत्म कहानी, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है दोस्त, है कि नहीं। और इमेज भी देख रहे हो तुम, मल्टीपल है ना, फॉलिकल है, खत्म कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर? इसमें बोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं बोलने की ज़रूरत है, तो चुप रहो ना, आगे बढ़ो ना। एक क्वेश्चन बस और इंतजार कर रहा है तुम्हारा, तुम नौटंकी किए जा रहे हो। 70 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, 75 साल की बेचारी दादी अम्मा आई हैं, वो बोल रही है कि बेटा देखो मेरा हिस्ट्री ऑफ बल्ज इन हर वेजाइना फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स हो गया है, ठीक है ना। और ये देख रहे हैं कि यहाँ पेल्विक प्रेशर के कारण डिस्कम्फर्ट हो गया। देखिए ये डिक्यूबिटस अल्सर होता है, ठीक ना, और उसके कारण क्या हो गया? मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है? डिक्यूबिटस अल्सर वगैरह सब हो जाना। इसको अम्मा जी को इतना उम्र हो गया है ना, क्या रख के करेंगे, हटा दो, है कि नहीं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी इज द करेक्ट आंसर। नहीं पेसरी वगैरह तो भैया समझ रहे हैं ना, नली पैरस और यंग एजेस में लगाते थे। लास्ट क्वेश्चन, आँख खोल के रखना है और उसमें देखना है कौन सा ज़्यादा है, X दिख रहा है Y दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 18 में 3 दिख रहा है, ठीक ना। एडवर्ड हो गया ना 18। हम लोग इलेक्शन देते हैं, कौन सा आंसर हो गया? ट्राइसोमी 18। दिस इज ऑल अबाउट, खत्म कहानी। और मैंने अभी 1 घंटे 3 मिनट 16 सेकंड में पूरा का पूरा FMG का क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। और मैंने सभी अपने साथियों के साथ डिस्कस कर लिया है। साथी खुश होंगे, अच्छे फीडबैक देंगे, और भी कुछ ऐसा होगा सजेशंस तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों में लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, और चुटकुला भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें। अगला आ रहा है FMG का, मैं नीट का प्रीवियस ईयर स्टूडेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें, बाय।